गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी जो सेशन है इसकी टॉपिक है ब्रिक्स, है ना। आप लोग देख भी रहे हैं, ऑलरेडी थंबनेल पे मेंशन भी है, ब्रिक्स टॉपिक है हमारी। ब्रिक्स एक्चुअली इन दिनों चर्चा में रहा, न्यूज़ में रहा, क्योंकि इसकी मंत्री स्तरीय बैठक की गई है रशिया में, और इसमें मोदी जी के द्वारा भी इंडिया की तरफ से क्या किया गया है, पार्टिसिपेट किया गया है। तो हमारा जो एक टॉपिक जो चर्चा करने का कारण इस विषय को लेकर के, क्योंकि इससे आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह जो है क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं रहती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जैसे आपका G7 को लेकर के हो गया, कोई भी संगठन हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई ग्रुप हो गई या कोई समूह हो गया, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो यहाँ से क्वेश्चंस जो है अमूमन बनने की संभावनाएं रहती है। तो हमें करना क्या है कि ब्रिक्स के रिगार्डिंग आज की जो क्लास होगी तो हमें किन की मुद्दों पर बात करनी है। फर्स्ट, कि ब्रिक्स की जो मीटिंग की गई इसमें मेन पॉइंट से मुख्य मुद्दा क्या रहा, फर्स्ट थिंग। दूसरा, ब्रिक्स है क्या, इससे संबंधित चुनौतियां क्या है, भारत के लिए इसका महत्व क्यों है, एंड एट द एंड हम लोग देखेंगे ब्रिक्स जो है के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स जो है ब्रिक्स ले रहा है। ओके, तो इन टॉपिक्स पर बात करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चलिए हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। अभी तक आप लोगों को ये पता था कि ब्रिक्स में कितने देश होते हैं, शामिल हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, यानी 5 देशों का यह एक समूह है। लेकिन इसमें 2023 में 5 और नए देशों को शामिल कर लिया गया और इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2024 से। तो प्रीलिम्स के लिए यहीं पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि 5 वो नए देश कौन है जिसमें शामिल किए गए हैं, और एक देश था जो पहले तो एग्री था कि हाँ मैं शामिल हो जाऊंगा, बट बाद में वह अलग हो गया था, और वह था आपका अर्जेंटीना, जो इसने पीछे हट गया बाद में चलकर। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया, अर्जेंटीना की संभावना थोड़ी बहुत है, जो पूछ सकता है कि बाद में कौन सा देश इसने डिनाई कर दिया, बट एट प्रेजेंट ये ब्रिक्स जो है आपका 10 देशों का क्या हो गया है, यह एक समूह बन गया है। और वो 5 नए देश कौन कौन से हैं जिसमें शामिल किए गए? UAE, इजिप्ट, आपका इथोपिया हो गया। और इन सभी देशों की जो मैंने मैप दिया है, तो इसका कारण ये होता है कि इसके आप कैपिटल को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो है ये आसान सा सवाल भी पूछ देता है कैपिटल वगैरह को लेकर के। नौ, दूसरा क्या है? सऊदी अरब हो गया, एंड द लास्ट वन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ईरान आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 देश हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मैपिंग भी करवा दिया। ये 5 देश जो हैं इसके क्या हो गए हैं, नए सदस्य बन गए हैं। ठीक है, नाउ अब सवाल हमारा ये भी है यहाँ पर कि ये 5 देश सदस्य तो बन गए, यानी ब्रिक्स में 10 सदस्य देश हो गए। इनकी जो मीटिंग की गई, मंत्री स्तरीय सम्मेलन था यह, और कहाँ किया गया था यह? तो यह किया गया आपका कहाँ पर किया गया? यह रशिया में किया गया। ओके, यह रशिया में हुआ है। रशिया 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 में किया गया यह मीटिंग। बस इसको पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। मीटिंग जो रशिया में की गई, आखिर इस मीटिंग में क्या क्या बातें की गई? जब भी कोई देश या कहीं पे भी मीटिंग होती है तो कुछ उसके मेन पॉइंट्स होते हैं कि हमें मेनली, ऐसे तो हम बातें करते हैं, अगर 2-3 घंटे की मीटिंग होती है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो आते हैं सामने में, लेकिन उन सभी पहलुओं के बाद एक निष्कर्ष जो निकलता है कि हमारा मेन क्या है। सपोज फॉर द एग्जाम्पल, जैसे हमारा ये चैनल है ओशी के नाम से, ठीक है, और हम लोगों ने अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर लिया, लेकिन एट द एंड हमारा ओवरऑल क्या रहता है कि हाँ हमारा चैनल कैसे आगे बढ़े, इस पर ही काम करना है। तो एक कुछ ना कुछ जो है मेन पॉइंट्स सभी मीटिंग्स में रखे ही जाते हैं, इसको निष्कर्ष आता ही है। तो उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पर क्या किया गया कि जब इसमें भी मंत्री स्तरीय सम्मेलन की गई तो इसमें भी क्या किया गया, कुछ इसके भी मेन पॉइंट्स थे जिस पर क्या किया गया, इस पर डिस्कस किया गया। और इसके वो मेन पॉइंट्स कौन कौन से थे, किन मुद्दों पर इस पर चर्चा की गई, आज हम लोग थोड़ा सा क्लास में इस पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि सवाल जो है जरूरी नहीं कि वो केवल और केवल यहां से ही पूछे कि ब्रिक्स क्या है, वन लाइनर पूछे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस के अंदर क्या किया गया, एक ट्रेंड चेंज कर दी गई है। एक फुल लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंतर्गत कुछ सब क्वेश्चंस होते हैं, यानी पॉइंट 1 सही है, पॉइंट 2 सही है, या ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही नहीं है। आप लोग भी देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा क्या करना है, एक डिटेल इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, तो जो मीटिंग की गई, इस मीटिंग के लिए क्या किया गया, किन किन मुद्दों पर बात की गई, तो इसके लिए 3-4 पॉइंट्स जो हैं जिसका इसका निष्कर्ष निकल के आया कि हमें इस पर काम करना है। और वो 3-4 पॉइंट्स कौन कौन से थे? जैसे, चूंकि क्या है यह ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स जो है आपका यह 10 सदस्य देशों का यह एक समूह है। तो हमें करना क्या, यानी एक दूसरे को देश सहयोग कर रहे हैं,
है ना, एक दूसरे को। और चूंकि नए देश 5 और जोड़ दिया गया, पहले से क्या थे 5 देश एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे, तो जो 5 देश एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे वो लोग एक दूसरे के नेचर से क्या हो चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं, हमें इस देश के साथ कैसे चलना है। लेकिन जो नए देश अभी वर्तमान में शामिल किए गए उन्हें भी तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो क्या किया गया इस पे, इसकी मेन पॉकेट्स क्या किया गया कि हम लोग सहयोग जो करेंगे, एक दूसरे को जो सहयोग करेंगे, हमारा यह सहयोग जो है यह कितने, इसके कितने पिलर्स होंगे, तो ये 3 पिलर्स पर आधारित होगा। यानी ये 10 देश आपस में जो काम करेंगे ये हमारा सहयोग कैसा होगा, तो इसके मेनली 3 पिलर्स होंगे, 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, इस सहयोग के 3 स्तंभ होंगे। तो पहली बात तो ये रखी गई एक दूसरे के साथ काम करने के लिए। और वो 3 स्तंभ क्या क्या होंगे, वो 3 स्तंभ क्या होगा, जैसे हम ये बात कर सकते हैं, चूंकि हमारे लिए जब देश की बात आती है तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होता है, आर्थिक दृष्टिकोण होता है ना। किसकी किसकी बात करते हैं, तो हम बात करेंगे यहां पर राजनीति, राजनीति एवं सुरक्षा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एक दूसरे देशों का जब बात कर रहे हैं तो हमारी राजनीति और सुरक्षा पहला पिलर हो गया। दूसरा अगर बात किया जाए, दूसरा अगर यहाँ पर बात किया जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था। ओके, अर्थव्यवस्था या वित्त। ओके, वित्त यानी फाइनेंस, तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान। ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है, लोगों के बीच संपर्क। ये हमारे क्या हो गए, 3 पिलर हो गए। इसे रटना नहीं है, इसे केवल समझना है कि कैसे ये ध्यान रहेगा। देखिए, कोई भी देश अगर एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं तो उनके पीछे क्या है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, राजनीति एवं सुरक्षा, इसको सुरक्षा भी प्रदान करना है। दूसरा क्या है, हमारे पास इकोनॉमिकली भी हमें स्ट्रांग रहना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। और सहयोग में क्या आता है कि हमारी जो कल्चर है उसका भी आदान प्रदान करना, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़ चुके हैं तो एक दूसरे के बारे में जानने की क्या होती है कि नहीं, एक दूसरे के साथ चलना है, दैट मीन्स उसके कल्चर को आप जाने, आपके कल्चर को वो जाने। दूसरी चीज क्या है, थर्ड पॉइंट क्या गया कि लोगों के बीच में संपर्क होना चाहिए। तो ये सहयोग के 3 स्तंभ रखे गए, सहयोग के 3 स्तंभ। इसके अलावा यहाँ पर ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अगर यहीं पर सेकंड पॉइंट की बात की जाए कि सेकंड पॉइंट क्या होगा, तो जितने भी सदस्य देश है वर्तमान में आप देखेंगे यूएन के रिगार्डिंग है ना, संयुक्त राष्ट्र में, क्या इसमें भी क्या है, कुछ सुधार की आवश्यकताएं जो हैं, जैसे यूएन हो गया या विश्व बैंक हो गया, यानी जो भी आपके एक ग्लोबल, हम कह सकते हैं जो ग्लोबल लेवल पर है, वैश्विक स्तर पर है। और ये क्या है, ये तो केवल 10 देश हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर हम 10 देश हैं, क्योंकि यूएन में आप देखेंगे प्रभाव किसका रहता है, तो यूएसए यूके हो गया, तो हमें अपने प्रभाव को वहां रखने के लिए, चूंकि वहां पर क्या करना है, वहां पर भी सुधार की आवश्यकता है। तो इसके लिए ये बोला गया कि जो भी इसके सदस्य देश होंगे, ठीक है, सदस्य देशों ने क्या किया यूएन में, ठीक है, यूएन में व्यापक सुधार का इन्होंने समर्थन किया। यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव, वहां पर भी सुधार की आवश्यकता है, यूएन में व्यापक सुधार। ओके, सुधारों का समर्थन, समर्थन। ओके, ये हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या रखा गया कि जो भी बहुपक्षवाद हो गए या अंतरराष्ट्रीय कानून है ना, जो इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं, हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग भी चलना है। क्यों, क्योंकि इसमें एक देश नहीं है, भिन्न भिन्न देश इसमें शामिल हो गए, तो हमें अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो आप थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये भी दे सकते हैं कि बहुपक्षवाद, एक देश तो इसमें है नहीं, इसमें 10 देश हैं। और क्या हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय जो कानून हो गए, अंतरराष्ट्रीय कानून, ओके, इसके भी सम्मान के लिए क्या करना चाहिए, अपनी एक प्रतिबद्धता को इन्होंने दोहराया। अंतरराष्ट्रीय कानून, इसके भी सम्मान के लिए प्रतिबद्धता को उन्होंने दोहराया। तो ये 3 पॉइंट्स पर जो है बेसिकली जो मीटिंग रखा गया, मीटिंग का मतलब ये होता है कि चलो एक बार हम मीटिंग रख लेते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि हमें और आगे कैसे बढ़ना है। ये देश भी शामिल हो गए हैं, तो हमारा एक फ्रेमवर्क क्या होगा, टोटल प्लानिंग क्या होगी। तो इसी के लिए क्या किया गया, यह मीटिंग रखा गया। अब इस मीटिंग में
मंत्री स्तरीय था, सभी देशों के मंत्री वगैरह इसमें शामिल हुए। तो सहयोग, यूएन में व्यापक सुरक्षा में समर्थन, और थर्ड पॉइंट वहां पे दे सकते हैं बहुपक्षवाद या अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हो गए है ना, बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसके सम्मान के लिए एक प्रतिबद्धता, यानी हमें इसके लिए अगर कोई लॉ है तो हमें उसे फॉलो करना है, अपने मन की नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। ओके तो ये बहुत अच्छी बात, जो पॉइंट्स रखे गए ये काफ़ी अच्छा है। अगर ये सभी पहलू इसके स्ट्रांग होते हैं तो ये देश जो है एक दूसरे के साथ जो है लॉन्ग टर्म तक क्या करेंगे, चल सकते हैं। किसी भी बात पे कोई भी मीटिंग वगैरह अगर होती है, अगर आप उन बातों से आप भी सहमत है, सामने वाला भी सहमत है, दोनों के अगर पॉइंट्स मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, है ना, तो क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म तक आगे सर्वाइव कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो यही चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, यही इसका मेन पॉइंट्स है। तो एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन अगर इस पे बोले कि जो 3 स्तंभ रखे गए हैं कौन कौन से हैं, राजनीति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय एवं वित्तीय, जो भी आप इसको समझें, ठीक है, या सांस्कृतिक आदान प्रदान, और तीसरा है लोगों के बीच संपर्क। डीपली क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसके लिए इतना आपके इतना समझ जाएंगे तो आप आंसर करने के सिचुएशंस पे वहां पर रहेंगे। फर्स्ट थिंग। नाउ इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं किसको लेकर के, तो ब्रिक्स को लेकर। ये तो हो गए उसके मेन पॉइंट्स के क्या क्या रखे गए ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स के रिगार्डिंग सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इन ईयर 2006, ठीक है, G8 आउटरीच, बस समझना है, इसे लिखना नहीं है। आउटरीच क्या होगा, शिखर सम्मेलन या मीटिंग कर सकते हैं, शिखर सम्मेलन या मीटिंग। पहली बार क्या हुआ था 2006, इसकी जो कहानी है ब्रिक्स कैसे एक का गठन कैसे किया गया उस पर चर्चा कर रहे हैं। हुआ क्या था कि 2006 में G8 एक आउटरीच शिखर सम्मेलन किया गया, और इस शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश इसमें जो है नेता इसमें मिले थे, तो ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया एंड चाइना। ये 4 देश के जो नेता हैं वो आकर के मतलब इसमें एक दूसरे से मिले। ओके हम कह सकते हैं कि इनका मिलना जुलना हुआ, इन्हें लगा होगा कि हम मिल रहे हैं तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, एक देश दूसरे देश के सहयोग कर सकते हैं, तो क्यों ना हम मिलकर के एक संगठन कर लेते हैं। तो पहले तो ये 4 देश रहे, और फर्स्ट टाइम जो आप देखेंगे जो इसका मीटिंग किया गया था इन 2009 में, सबसे पहले मीटिंग 2009 में कहाँ की गई थी, रशिया में की गई थी। ओके रशिया में क्या हुआ था, रशिया में 2009 में मीटिंग की गई, और फिर 2010 में क्या किया गया था, इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल कर दिया गया। ओके साउथ अफ्रीका, और तब से यह ब्रिक जो है, ये जो 4 वर्ड का था ब्रिक, ये क्या बन गया आपका, ब्रिक्स बन गया। तो सवाल यहाँ पर भी पूछता है कि यह जो ब्रिक आपका है, यह ब्रिक्स कब से बन गया, ठीक है, ये आता है। तो ध्यान रखिएगा 2010 से ये ब्रिक्स जो है आपका ब्रिक्स बन गया। यही इसकी पीछे की जो कहानी है ना, ब्रिक्स से लेकर के ब्रिक्स तक की, वो यही है 2009 में। और अभी आप देखेंगे 2024 में भी क्या की गई है, इसकी मीटिंग जो है की गई है, मंत्री स्तरीय मीटिंग कहाँ की गई, तो रशिया में किया गया। ओके और रशिया में क्यों किया गया, क्योंकि इस साल यानी फ्रॉम 1 जनवरी 2024 से अगर बात की जाए तो ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है, तो रशिया के पास है। और इस साल अगर ब्रिक्स के रिगार्डिंग कुछ भी कोई सम्मेलन होता है, कोई समिट होती है, मंत्री स्तरीय मीटिंग होती है, तो ये सभी के सभी कहाँ की जाएगी, रशिया में ही की जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंसी इसके पास है, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरी चीज है, ये यहाँ पर एक चीज और, ये यहाँ पर 2009 में समिट हुई थी। ओके समिट किया गया था, और ये 2024 में क्या है, यह मीटिंग हो रही है, मीटिंग है, बैठक है, और यहाँ पर क्या है, सम्मेलन है। तो ये 2 वर्ड्स को भी ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है कि कहाँ क्या किया गया है। ओके नाउ अब ये हो गया। अब हम चलते हैं कि ब्रिक्स के लिए आखिर भारत का क्या महत्व है, हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ब्रिक्स के लिए भारत का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम आते हैं भारत, चूंकि भारत भी इसका सदस्य देश है ना, भारत भी इसका सदस्य देश है। और आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जितने भी देश इसके मेंबर्स हैं, जैसे ये जो 3 देश इसके मेंबर्स हैं, फॉर द एग्जाम्पल अगर बात की जाए 10 जो इसके सदस्य देश जो इसके मेंबर्स बने हुए हैं, ये 10 के 10 क्या है, एक विकासशील देश है
है ना। विकसित कंट्री तो इसमें कोई शामिल नहीं है ना। डेवलप्ड कंट्रीज कोई भी नहीं है, सभी कोई क्या है, विकासशील स्तर पर है, यानी विकसित की ओर बनने की ओर सभी के सभी देश लगे हुए हैं, अभी सरवाइव कर रहे हैं। तो ये जो 10 देश क्या है, यह विकासशील देश हैं और भारत के लिए उसका महत्व हम लोग देख रहे हैं। तो भारत क्या करेगा, अगर अपने सपोज यहां पर पहला पॉइंट हम यहां लिख सकते हैं कि विकासशील, ओके, विकासशील देशों, और 10 के 10 क्या है आपके, विकासशील देश और ग्लोबल आवाज, यानी हम कह सकते हैं कि ग्लोबल यानी वैश्विक दक्षिण की आवाज, ग्लोबल साउथ लिख लें ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, ग्लोबल साउथ की आवाज। भारत के लिए इसका सबसे पहला महत्व क्या हो गया, विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की आवाज। फर्स्ट पॉइंट है ना, ग्लोबल साउथ की आवाज, यानी जो हमारा दक्षिण एशिया है उसकी आवाज क्या हो गई, ब्रिक्स हो गई। क्योंकि जैसे सपोज फॉर द एग्जांपल इन लोगों ने मीटिंग किया अभी, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो मीटिंग में लोग इस बात को रखेंगे। साथ ही हमारा दूसरा पॉइंट था यूएन में जब ये वहां जाएंगे तो वहां पर भी अपनी आवाज को क्या है, वैश्विक स्तर पर ये रख सकते हैं। तो ये हो गई विकासशील देश और ग्लोबल साउथ की आवाज हो गई, ठीक है। दूसरा क्या है, इसी से रिलेवेंट कुछ और भी है, जैसे फॉर द एग्जांपल संवाद के लिए। संवाद का मतलब होता है बातचीत करने के लिए, है ना। अगर किसी भी देश के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर द एग्जांपल जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है ना, उसे भी यहाँ पर रखा जा सकता है, रशिया, और रखा भी गया है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, जो ओवरऑल एक ये तो मीटिंग रखी गई थी, इसके बाद की जो पूरी स्टोरी आएगी उस पर भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कहा रशिया और यूक्रेन वार को लेकर के, है ना। तो इसको ये क्या है, अगर संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए इस बात को भी रखा जाएगा कि भाई ये किस तरह से शांत किया जाए इसको, है ना। रशिया, अभी जैसे इटली में भी इस बात को लेकर के रखा गया, अभी जो G7 शिखर सम्मेलन जो चल रहा है इटली का, है ना। तो ये एक होता है कि अगर देश में कहीं भी अगर सदस्य देश है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे से क्या करना, संवाद के जरिए संवाद करेंगे, बातों को रखेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं संवाद के लिए, संवाद के लिए सुरक्षित और क्या है, यह एक और उपयुक्त फोरम, उपयुक्त फोरम, ओके, संवाद के लिए। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर बात की जाए, भारत इस फोरम का उपयोग कैसे कर सकता है, भारत कैसे कर सकता है इस फोरम का उपयोग, तो इस फोरम का उपयोग कर सकता है जो इसके भारत के जो आपसी मतभेद है, फॉर द एग्जाम्पल भारत चीन, इसके क्या है, आपसी मतभेद हैं, किसका, भारत चीन, है ना। इसको सुलझाने के लिए, भारत चीन सुलझाने के लिए आपसी मतभेद है, या भारत पाकिस्तान की बात हो गई, है ना, इस मुद्दे को भी वहां वो रख सकता है, ठीक है। क्यों, लेकिन इसका कौन विरोध करेगा, चाइना, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान और चाइना भाई भाई बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया भारत चीन, ओके। तो इसे सुलझाना, इसे सुलझाना, अगर कोई भी आपसी मतभेद है भारत वहां तक अपनी बात को रख सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, अफ्रीका हो गया, या अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका, ओके, दक्षिण अमेरिका, इनके साथ भी संबंधों को मजबूत करने के लिए या क्या कर सकता है, आ सकता है, इनके साथ भी। तो पहला क्या है कि संवाद के लिए सुरक्षित और उपयुक्त फोरम, बातचीत करने के लिए, और भारत क्या करेगा, इस दृष्टिकोण से भारत चाइना के जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के यह बात कर सकता है। अफ्रीका हो गया या दक्षिण अमेरिका हो गया, इनके साथ भी अपने संबंधों को क्या करेगा, और भी प्रगाढ़ और मजबूत या कर सकता है। तो ये एक पॉइंट हो गया, यानी भारत केवल इनके साथ ही नहीं, दक्षिण अमेरिका ही नहीं होगा, अफ्रीका ही नहीं होगा, इसके अलावा रशिया हो सकता है, और रशिया के साथ भारत के संबंध जो है काफी अच्छे चल रहे हैं। यहाँ दक्षिण अमेरिका के कहने का मतलब हो गया, जैसे ब्राजील क्या है, ब्रिक्स का मेंबर है, ओके। अफ्रीका की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका उसका मेंबर है। रशिया के साथ भारत के संबंध जो है अब वो बेहतर ही चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो अभी क्या है, रशिया जो है सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्ति करता है, यानी वेपन्स की अगर बात की जाए सप्लाई में, तो रशिया जो है नंबर 1 पर बना हुआ है भारत के साथ। तो ये ठीक है, रशिया के साथ ठीक है, तो वहां इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, ओके। नाउ अगर हम अन्य दृष्टियों से भी बात करें कि ब्रिक्स का क्या महत्व है, ये तो भारत के लिए हो गया। अगर बात की जाए कि अन्य दृष्टिकोण से भी, ठीक है, जस्ट ए मिनट, अगर बात की जाए अन्य दृष्टिकोण से,
अगर अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो कि क्या बेनिफिट्स हो सकता है, क्या महत्व हो सकता है। तो जैसे अगर आप देखें, मैंने आपको अभी कहा भी था कुछ टाइम पहले कि वर्ल्ड बैंक हो गई, ओके, वर्ल्ड बैंक हो गया। अगर अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए कि ब्रिक्स का क्या महत्व है, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएन हो गया, और ये सब क्या है, एक वैश्विक संस्थान है। ये सब क्या है, एक वैश्विक संस्थान है। तो इसमें भी अगर सुधार की आवश्यकता है, होनी चाहिए, तो क्या करेगा ये, उसको भी अपना जो है समर्थन जो है यहाँ पर यह जुटा सकता है। इन सबों में भी समर्थन जुटा सकता है अगर इसे लगेगा कि, क्योंकि विश्व बैंक भी क्या करते हैं, अनुदान देने का काम करती है इन देशों को, और इसे लगेगा कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो ये लोग क्या करेंगे, वहां पर समर्थन, कहते हैं ना कि अगर एक से भले दो, दो से भले चार, चार से भले 16 हो जाएंगे, है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ है, पहले 5 थे अब 10 हो गए, तो इनकी बातें क्या है वहां पर बहुत अच्छे तरीके से रखी जाएंगी, वहां पे भी इनको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है ना। चूंकि यूएन में आप देखेंगे तो यूएन क्या करता है, विकासशील जो देश है उसका कुछ खास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्रभाव नहीं पड़ पाता है कंपेयर्ड विद, अगर कंपेयर करते हैं किसके साथ, अगर आप कर सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के साथ करते हैं तो। नाउ अब हम लोग आते हैं कि ब्रिक्स से संबंधित फिर चुनौतियां क्या क्या हैं, है ना। अगर किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे कहीं भी, अगर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो नेगेटिव भी है, और आपको खास करके मेंस के राइटिंग में तो ये दिखाना ही है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, लेकिन इसका कंक्लूजन पॉजिटिव रूप में ही लेकर के फिर जाना है। तो इसके लिए चैलेंजेस क्या हैं ब्रिक्स में। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि ठीक है, एक दूसरे का सहयोग, संवाद, ये सारी चीज़ों को देखा, तो इसमें आखिर चुनौतियां हैं क्या। तो इसके लिए रिगार्डिंग जो पहली चुनौती आप देखेंगे, जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, जैसे आपका इंडिया और चाइना की ही बात की जाए, इनके संबंध बेहतर नहीं है ना। इनमें आपस में मतभेद है, यानी इन मतभेद अगर हैं, तो अगर कहीं भी मतभेद है तो मतलब वहाँ विश्वास की कमी डेफिनेटली होगी, है ना। मतभेद है, हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर चुनौतियों में दे सकते हैं कि अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर, ठीक है, मुद्दों पर ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ब्रिक्स मेंबर्स यानी सदस्य देश, ब्रिक्स मेंबर्स के बीच में क्या है, मतभेद। इनके बीच में क्या है, मतभेद है, इनके बीच में मतभेद, अलग अलग जो उसके सदस्य देश है, अगर कोई भी वैश्विक मुद्दा आता है इनको लेकर के, और अगर मतभेद हैं तो इनमें जाहिर सी बात क्या होगी, इन सदस्य देशों के बीच में विश्वास की भी क्या होगी, बहुत बड़ी कमी होगी। अगर मतभेद हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आप कैसे काम कर पाएंगे, जहां एक और आप सहयोग की बात कर रहे हैं, है ना, तो वहां पर ये सहयोग तो दिख ही नहीं रहा है, फिर आप काम कैसे कर पाएंगे। उसी प्रकार से एक आपके पास पॉइंट और है, ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, फॉर द एग्जाम्पल जैसे आपका ब्राजील हो गया, ओके, ब्राजील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये जो इसके मेंबर्स हैं, ये किसके सदस्य हैं, तो इब्सा यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के भी क्या है, यह सदस्य है। ये इसके भी क्या है, सदस्य हैं, ये इसके भी सदस्य हैं, ओके। ब्रिक्स के ये सभी सदस्य हो गए, और यही सदस्य आपके इब्सा के भी हैं, ओके। ऐसे में दोनों जो संगठन है, इनके कार्य क्षेत्र जो है आपस में टकराने लगते हैं। इन दोनों संगठन के जो कार्य क्षेत्र हैं, इन दोनों संगठन के कार्य क्षेत्र, है ना, ये क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं। तो ये इसके लिए क्या हो गई, एक बहुत बड़ी जो है चुनौती हो गई। ये आपस में क्या जब टकराएंगे तो ये क्या होगी, एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई। तो इस पॉइंट्स को भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सवाल यहाँ पर ये आता है इनके रिगार्डिंग कि ये तो हो गई ब्रिक्स से संबंधित चुनौतियां, चैलेंजेस हो गए। तो ब्रिक्स के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कौन कौन से इसके मेन या प्रमुख इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ब्रिक्स के द्वारा। फॉर द एग्जांपल, आप लोगों ने सुना होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, है ना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई है जिसकी हेडक्वार्टर। ये क्या करता है, एनडीबी जो भी इसके सदस्य देश है, यानी ये जो अब पहले तो 5 थे अब 10 हो गए, ये अपने सदस्य देशों की जो बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर,
ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके चूंकि सभी देश हैं तो सबके विकास के लिए यानी सतत विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनके लिए क्या करता है, यह रिसोर्सेज जुटाने का काम करता है। रिसोर्सेज जुटाना यानी संसाधन को जुटाने का यह काम करता है। और कौन करता है यह काम है एनडीबी का, नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई है, संघाई, संघाई क्या है, इसकी हेडक्वार्टर है। तो ये एक हो गया, ये इसकी इनिशिएटिव्स हो गई, ब्रिक्स ने लिया है ना, अपने देशों के लिए कि चलो अगर चैलेंजेस है भी तो हमें अपने सदस्य देशों के लिए ये काम करना है। ओके, दूसरा क्या हम दे सकते हैं, ब्रिक्स का दूसरी पहलू पर अगर बात की जाए तो क्या हो सकता है, ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, 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 ओके, यानी ब्रिक्स आकस्मिक, कंटिजेंट का मतलब क्या हो गया, आकस्मिक, आकस्मिक, ओके, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, व्यवस्था। आकस्मिक का मतलब यहां पर यह हो गया, सपोज फॉर द एग्जांपल, आकस्मिक का मतलब क्या होता है, अचानक, अगर अचानक कोई प्रॉब्लम्स आ जाए या किसी भी प्रकार की, है ना, तो उसमें क्या होगा कि आप या अचानक यानी आकस्मिक आ गया, अचानक आ गया, तो अब क्या कर सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो यही बोला गया है कि कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, यानी अगर कोई प्रॉब्लम अचानक आती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म पीरियड, अल्पकालिक तरलता या लिक्विडिटी, ओके, या कैश, इसके संकट, इसका अगर संकट आता है तो इसके संकट को क्या करना है, टालना और वित्तीय स्थिरता को और मजबूत करना। इसको क्या करना है, इस जगह वित्तीय जो स्थिरता है उसे हमें मजबूत करना है, स्थिरता को मजबूत करना, ठीक है। अगर कोई भी अचानक से किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है ना, आकस्मिक कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या किया गया है, उसके लिए भी रिजर्व व्यवस्था की गई है, यानी उसके लिए भी जो है यहाँ पर धन यानी लिक्विडिटी, आकस्मिक क्या हमको अल्पकालिक जिसको बोला गया है तरलता या लिक्विडिटी या कैश, इसको टालना और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, है ना, यानी संकट, कोई भी फाइनेंशियली कंडीशन जो है या कोई भी फाइनेंशियल जो है हमारे पास किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई कि उसको टालना भी है और उससे क्या करना है, एक वित्तीय स्थिरता को मजबूत बना करके रखना है ना, यानी फाइनेंशियली भी हमें स्ट्रांग रहना है। दूसरा क्या किया गया है, जो भी आपके थर्ड पॉइंट में आप कर सकते हैं कि इसी के रिगार्डिंग ये जो आप देख रहे हैं मजबूत करना है, तो ब्रिक्स एक पेमेंट टास्क फोर्स की भी व्यवस्था की गई है। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स पेमेंट्स, क्योंकि कोई भी देश मजबूत तभी चल सकता है ना जब आर्थिक रूप से भी मजबूत हो, सहयोग हम कभी कर पाएंगे, आर्थिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला गया है, ब्रिक्स पेमेंट्स टास्क फोर्स, यानी अभी आप लोग देखे होंगे कि आजकल इन दिनों क्या चल रहा है, नेशनल यानी एनपीसीआई के द्वारा जो है सभी देश में क्या किया जा रहा है, इसको लागू किया जा रहा है ना, यानी कभी कहीं रुपए चल रहा है, जैसे मालदीव का भी हुआ था या श्रीलंका के साथ, तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, पेमेंट्स टास्क फोर्स का मतलब हो गया कि जो भी इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में आपस में पेमेंट जो करना है, भुगतान जो करना है, ठीक है, भुगतान जो प्रणाली है इसके जो मतलब यानी पेमेंट सिस्टम को और भी मजबूत करना है, ताकि इजी वे में इजली अगर कोई भी अचानक कोई समस्या आती है तो पेमेंट जो है एज सुन एज वहां पर किया जा सके। तो यहाँ क्या बोला गया है, पेमेंट्स टास्क फोर्स, है ना, यानी पेमेंट सिस्टम जो है ये सदस्य देशों के बीच आपस में इसको क्या करना है और इसको बढ़ावा देना है, इसे मजबूत करना है। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है ब्रिक्स की तरफ से। तो कहने का मतलब ये है, ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं इनका संबंध कहीं ना कहीं किससे है, तो आपके वित्त से है। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं वित्त है, यहाँ पे भी पेमेंट की ही बात की गई है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। तो किसी भी देश के लिए सहयोग के लिए आगे बढ़ने के लिए, चूंकि ये सभी देश किस कंडीशन पे हैं, विकासशील सिचुएशन में है, इनको जाना कहाँ है, तो इनको जाना है विकसित देश की ओर। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर,
आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस, ये तीनों स्ट्रांग होना चाहिए और इस पर ये जो है इनिशिएटिव्स ले भी रही है और कर भी रही है। ओके, तो ये हो गई आपकी ओवरऑल, ये हो गई आपकी ओवरऑल टॉपिक, जिसके रिगार्डिंग अब हमें क्या करना है कि आपको इसे रिवीजन करना है। इससे संबंधित कोई भी डाउट्स आते हैं आप फिर से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर दी गई है उस पर बात कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होती है तो आप लोगों को वीडियो जो है वो रेगुलर अपलोड मिल जाती है। आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और अगर आपने कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मिलते हैं फिर मंडे टू सैटरडे, ये क्लास मॉर्निंग 7:30 पे लाइव होती है, संडे ऑफ होती है, संडे वीडियो रिकॉर्डेड जाती है, उस दिन लाइव नहीं होती है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस संडे।